आज 23 तारीख है और अब से 2 दिन बाद, मतलब दो ऐसे कह रहा हूँ कि 24 और 25, उसके बाद तारीख आएगी 26 तारीख को देश में दूसरे चरण के चुनाव होंगे। और वो चुनाव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई राज्यों में होगा और बहुत सारी सीटें हैं। पहली बार की तरह 102 सीटों से तो कम है, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा। और इस बार जो दूसरे चरण के चुनाव है, इसमें कई सीटें इतनी दिलचस्प हो गई है, वहाँ पे मुकाबला इतना दिलचस्प है, लोग एक दूसरे के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं और आरोप और प्रत्यारोपों का दौर इस तरह से चल रहा है कि आप अगर हमारा ये डिस्कशन देखेंगे तो आपको लगेगा पूरी बात सुनने उससे पहले जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ आज 2 खास मेहमान हैं। एक हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश त्रिपाठी जी के पास तकरीबन 30 साल का अनुभव है। उन्हें न जाने कितने चुनाव उन्होंने देखे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक, अगर बीजेपी के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ इसलिए। और ये हमारे कुंदन जी हैं, इन्होंने भी चुनाव के चक्कर में लगभग पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ है। तो अभी मैं बात करूंगा किसी और सीट की नहीं, आज एक सीट सिंपल बात करने चाह रहा हूँ और वो है पूर्णिया। आज सुबह सुबह से 2 बयान लगातार वायरल हो रहे हैं और खूब टेलीविजन चैनल से लेके और डिजिटल का आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारे फेसबुक पे हमें देखिए, यूट्यूब पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, जहां पर भी हमें देखिए या दुनिया के किसी और चैनल पे किसी और हैंडल को आप देखेंगे, एक खबर चल रही है। खबर ये चल रही है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि पूर्णिया सीट पर अगर आपको वोट देना है तो आप मेरे उम्मीदवार यानी बीमा भारती को वोट दीजिए, और अगर बीमा भारती को वोट नहीं देते तो एनडीए को वोट दीजिएगा। मतलब अगर आप या तो मुझे दे दीजिए और नहीं तो एनडीए को दीजिएगा, किसी तीसरे को वोट मत दीजिएगा। अब तीसरा से मतलब क्या है? तीसरा वहां पर पप्पू यादव है। पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, जो उनकी जाप थी जन अधिकार पार्टी। और उसके बाद से इस बात को लेकर लगातार चर्चा थी कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, क्या गठबंधन की धर्म के नाते आरजेडी वहां से बीमा भारती को वापस हटा लेगी और जो जेडीयू वाले संतोष कुशवाहा है उनके साथ सीधी सीधी टक्कर होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीमा भारती गठबंधन इंडी अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर वहां पर हैं, वो जेडीयू आरजेडी की उम्मीदवार हैं, और पप्पू यादव निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने साफ साफ बिना नाम लिए कहा कि या तो बीमा भारती को जिताओ या एनडीए को जिताओ, यानी पप्पू यादव को वहां से आउट कर दो। ये है आज की खबर। और उसके जवाब में पप्पू यादव का जो बयान आया है, उसमें कभी वो अपने मतलब इस तरह से कहते हैं जैसे सामने वाला बिच्छू है, वो संत है, वो पत्थर है, उन पे पत्थर फेंका जाता है तो फल देंगे तो मीठा देंगे, न जाने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राकेश जी, ये क्या हो रहा है? मतलब पप्पू यादव जिस तरह से कह रहे हैं और तेजस्वी यादव वहाँ पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंडी अलायंस जो है आपस में से सिर्फ फुटबॉल करेगी कि जेडीयू क्लीन? ये चुनावी कन्फ्यूजन है मेहर जी, और ये पहले चरण में भी था। अगर आप रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी है यूपी की बहुत बड़ी और एनडीए को टक्कर देने की क्षमता रखती है, और वहाँ भी ये कन्फ्यूजन रहा और यही कन्फ्यूजन पूर्णिया में है। और वहाँ की जो सशक्त पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हो रही है। और बचाने के लिए और ये करने के लिए कि पप्पू यादव को किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए, बेशक उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया हो लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हो, वो कह रहे हैं, ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि बेशक एनडीए को जिता दीजिए लेकिन पप्पू यादव को मत जिताइए। कुछ एक बात बताओ, बिहार में जब इसी सिचुएशन है, वहां पर पप्पू यादव को गठबंधन से टिकट नहीं मिला, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे उसको वोट मत दो। पप्पू यादव को भी पता है सारा खेल लालू यादव, तो सीधे सीधे वो हमला क्यों नहीं करते हैं कि ये सारा किया कराया लालू यादव का है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी मुझे हराना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव की नाल जो है वो आरजेडी में फंसी हुई थी। अच्छा, यानी पप्पू यादव, जरा दर्शकों को समझाइए कैसे। पप्पू यादव जो है तो शुरुआत तौर में वो आरजेडी के नेता थे। पूर्णिया से उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीते, वो लगातार निर्दलीय जीत रहे हैं। और अगर आप समीकरण की बात करेंगे तो पूर्णिया में जो है वो करीब 36% से ज़्यादा मुसलमान हैं। और जब मैं पप्पू यादव से मिलता था, जब मैं पप्पू यादव को मैंने कवर किया, मैं उनके घर जाता था, देखता था, उनके क्षेत्र के जितने भी लोग आते थे उनके घर पर रुकते थे, उनकी सेवा करते थे, वो स्वयं एम्स में जाकर उनका इलाज कराते थे। तो यह सारे इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे आरजेडी को लगता है कि अगर पप्पू यादव वहाँ खड़े हैं तो पब्लिक उनके साथ है। आरजेडी यहाँ वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी। और इस बीच में सर मैं बताऊँ आपको कि पप्पू यादव का एक बहुत बड़ा बयान आया है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले गोपालगंज और पाटलिपुत्र संभाल लें, सारण को संभाल लें, तब वो पाटलिपुत्र से, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पाटलिपुत्र से मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी है वो लड़ रही है, और सारण सीट पर रोहिणी आचार्य जो लालू की दूसरी बेटी है, जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी उनके जीवन बचाने के लिए, रोहिणी आचार्य लड़ रही है। और उनके सामने कौन है? राजीव प्रताप रूडी,
यानी वहां भी मुकाबला दिलचस्प है और पाटलिपुत्रा में भी कांटे की टक्कर है, इसीलिए पप्पू यादव और सर, वो अगर आप समझा। जातीय समीकरण की बात करेंगे सारण में, तो सारण में जिस अमनौर क्षेत्र से जहाँ के रहने वाले राजू प्रताप रूडी है, तो वो राजपूत बहुल्य क्षेत्र है, और अगर वहाँ मुस्लिमों की संख्या कम है, यादवों की संख्या कम है, अगर वो कंसोलिडेट भी हो जाते हैं तो भी राजीव प्रताप रूडी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो राजीव प्रताप रूडी ने जो क्षेत्र में जो काम किया है, रोहिणी आचार्य जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कैंडिडेट है वहाँ, वो पैराशूट कैंडिडेट बन के आई है वहाँ पे। लालू का कर्म स्थल रहा है सारण, पहली बार लालू जो है राजनीति में उन्होंने दस्तक दी थी, वो सारण से दिया था, छपरा से दिया था उन्होंने, तो उनकी कर्म भूमि और इस कुंदन अभी बात हम सारण की नहीं, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया सीट। मैं उसी बात रहा हूँ। तो अब क्या है कि जब पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया में अगर पूरा मुसलमान भी कंसोलिडेट हो जाता है, तो भी इस हालत में पप्पू यादव का हराना उनके लिए नामुमकिन है। और इसके पहले जो कैंडिडेट, अगर आप पिछले चुनाव की बात करेंगे, पिछले चुनाव का समीकरण आप देखेंगे, तो जो जेडीयू कैंडिडेट वहाँ जीते थे, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट को उनका समर्थन था, वो सीट रिजर्व था। आरजेडी की जो अभी बीमा भारती जो आरजेडी की जो कैंडिडेट है वहाँ, वो पहले जेडीयू में थी, जेडीयू पूर्णिया से एक क्षेत्र से वो विधायक थी। तो लिहाजा आप देखिए, ये पप्पू यादव के लिए कोई बहुत मुश्किल खेल नहीं है, मुश्किल खेल आरजेडी के का जो है ना इज्जत का सवाल अभी भी वही है कि डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी है ना, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना वो आरजेडी से इनका नाल फंसा हुआ है। आप देखिए, पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर देते हैं और खड़े क्या होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं। कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, वजह क्या है इसकी? एक वजह ये भी हो सकती है, लालू यादव का कद बहुत बड़ा है, यादवों के नेता है, और अगर उन पर आप डायरेक्ट हमला करेंगे और आपकी नाल जैसा आपने कहा फंसी हुई है, तो वो आपके ऊपर उसका नुकसान हो सकता है। पूरी बात ये है, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कहाँ किया? कांग्रेस में किया। जब पार्टी का विलय कब किया? तो चुनाव के ठीक पहले किया। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि भाई मैं पार्टी का विलय आप में कर रहा हूं, लेकिन मैं पूर्णिया सीट से लड़ूंगा। और कांग्रेस प्लस आरजेडी दोनों का आपस में गठबंधन है, तो कांग्रेस भी अगर कमिट कर रही होगी कि आपको मैं पूर्णिया सीट से लड़ाऊंगा, तो जाहिर तौर पे आरजेडी से उनकी बात हुई होगी। अब जब टिकट बांटने की बात आई, तो गठबंधन की सीटों का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही लालू ने सिंबल देना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या समझू कि कांग्रेस को कान पकड़ के आरजेडी जैसे चाह रही है वैसे बिहार में बैठा रही है। और सर आप ये सबसे बड़ी बात, इसकी वजह यही है कि क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आरजेडी की हैसियत बहुत बड़ी है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, और ये उसको साबित भी करती है। पिछले चुनाव की बात करें तो आरजेडी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, और जो अगर आप लोकसभा सीट की बात करें तो जहां जहां आरजेडी हारी है वहां मार्जिन बहुत कम था। आप वो सेकंड पार्टी थी, अगर आप बीट कांग्रेस तो कहीं थी नहीं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि पप्पू यादव लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि लालू यादव उनके पिता के समान है, तेजस्वी उनके भाई हैं, मिसा उनकी बहन है, तो अब वो अपने पिता पर हमला कैसे करेगा बेटा भाई? ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये हमला करते हैं, पिता बेटा पे कैसे हमला करेगा, बड़ी बात है। पप्पू यादव ने हमारे साथ भी इंटरव्यू में कहा कि मैं तो लालू यादव का तीसरा बेटा था, ठीक है, वो मेरे पिता है, शायद मेरी अकीदत में। भाई एक बात बताओ, एक बाप अगर लालू उनके पिता तुल्य है, एक पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, एक बेटी को चुनाव लड़ाया, दूसरी बेटी को भी चुनाव उतारा, और जिसको सबसे बड़ा बेटा तीसरा बेटा कहते, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहे हैं। ये दावा पप्पू यादव करते हैं ना। अच्छा, लालू यादव ने कभी कहा नहीं। अच्छा। ये दावा पप्पू यादव का है। आज तो छोटे भाई भी जाके मरोड़ा है उनको। तो ये दावा पप्पू यादव करते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जानते हैं कि पूर्णिया में जो जातीय समीकरण है, मैं बार बार पूर्णिया की बात कह रहा हूँ, अगर 36% मुसलमान है वहाँ, तो वो मुसलमान भी पप्पू यादव की तरफ इंक्लाइंड है। ऐसा नहीं है कि वो इंक्लाइंड नहीं है। बाकी सर आप तो जानते हैं मधेपुरा में लोग क्या कहते हैं, रोम का पोप और मधेपुरा का गोप। इसका मतलब उनकी अकीदत नहीं। अब यहाँ पे देखो, चूंकि बात मधेपुरा क्या, इसीलिए बताना चाहूंगा, पूर्णिया की सीट से पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय लड़े और 3 बार जीते लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल। लेकिन मधेपुरा में वो हारे, ये कहने के बावजूद कि रोम है पोप का, मधेपुरा गोप का, ये नारा वहां पे चलता है, मतलब यादवों का गढ़ है। यादवों का गढ़ होने के बावजूद पप्पू यादव हारे और जीते। वहां से कौन कौन, वो सुन लीजिए, शरद यादव भी जीते, कभी लालू यादव की भी सीट, लेकिन पप्पू यादव को लगातार हार का सामना करना पड़ा। और एक बार जब अपने चैनल पे पप्पू यादव थे, तो पप्पू यादव ने ये कहा कि मैं हारा नहीं, हरवाया गया था। सर मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब आपके साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे पप्पू यादव, उन्होंने बहुत खुल के बात कही थी। बार बार वो कह रहे थे बात पे, बार बार हर लाइन में वो कह रहे थे कि मैं तो लालू प्रसाद यादव से आज भी कहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। सवाल आशीर्वाद का नहीं है, सवाल ये कि आपको एक स्टेट, आप असल में एक और राजनीति हो सकती है इसमें। दरअसल क्या है कि तीनों पार्टियां जो हैं, चूंकि आरजेडी ये जान रही कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो मतदाताओं के बीच एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रही है।
26 तारीख को वोट है, उसके पहले वो मतदाताओं को या वो तो पोलराइज कर नहीं पा रही है, कंफ्यूज क्रिएशन करने के भाई वो आरजेडी के साथ हैं कि नहीं है, कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं है। या इसमें क्या होता है सर, जब मैं चुनाव कवर कर, इसका क्या होता है, इसमें व्यूअर जो वोटर है वो कंफ्यूज कर जाता है, और फिर क्या होता है कि कई बार वहाँ नोटा का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है या दूसरे पार्टियों में जाके वोट पड़ने लगते हैं, तो यह एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। राकेश सर बताएंगे इस पर डिटेल में। मैं ये इसके बजाय मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था मीर जी, कि ये जो कन्फ्यूजन है रामपुर और मुरादाबाद का या पूर्णिया को लेकर वोटरों के बीच में जो कन्फ्यूजन है या जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये क्या सातों चरण में कहीं ना कहीं पूरे देश में रहेगा इंडिया अलायंस में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जब कंफ्यूजन होता है इससे फायदा किसको है वो सोचिए आप। अगर एक पर्टिकुलर चीज, ये सारा कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, एंटी बीजेपी कैंप में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में मान लीजिए जैसे मुरादाबाद की आपने बात की, वहाँ पर एसटी हसन साहब और रुचि वीरा को लेकर घिचपिच हो गई। एसटी हसन गए नॉमिनेशन कराए, पता चला ये भी पहुंच गई, फिर एसटी हसन को विड्रॉ करना पड़ गया। अब ये अगर जो बीजेपी के अपोजिट खेमे में अगर इस तरह की बात होगी तो फायदा किसको, बीजेपी को होगा। और बीजेपी तो चाहेगी कि इस तरह का कंफ्यूजन मेरे सामने वाली पार्टी करे। अब देखिए, आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पूर्णिया में हम पप्पू यादव को लेकर टिके हुए कि पूर्णिया जो दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं उसमें सीमांचल का इलाका आता है, और सीमांचल के इलाके में मुसलमान बिहार के बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा है। वहां पर ओबीसी फैक्टर बहुत अच्छा काम करता है। अब वहां पर जब हम सपोज करिए कि ओबीसी साहब जाते हैं, उनके कैंडिडेट लड़ते हैं, क्या हो जाएगा, मुसलमानों के बीच में एक आप कहते हैं कांग्रेस और आरजेडी के लिए एमवाई मुसलमान प्लस यादव उनके लिए काम करता है। अब अगर एक और मुसलमान कैंडिडेट दावेदार हो जाएगा तो वोट कटेगा, तो जो एक जगह कंसोलिडेट होकर जाना था वो वहां नहीं जाके दो जगह बटेगा, तो फायदा किसको है, बीजेपी को है। बीजेपी तो चाहेगी। एक फैक्ट मैं और बताना चाहूंगा, मेरे पास डेटा है, वो ये कहता है कि सीमांचल मुख्यतः 4 जिलों के बारे में हम लोग बात करते हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। अब आप देखिए 2019 में जो चुनाव हुए थे 4 सीटों पे, इन 4 सीटों पे बीजेपी को 1 सीट बीजेपी जीती थी, 1 पे कांग्रेस और 2 पे जेडीयू। यानी जेडीयू अपना, ये जब इस समय 2019 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं था। अब अगर आप 2014 की बात करते हैं आप, तो 2014 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक आरजेडी ने एक सीट जीता था, एक आईएनसी कांग्रेस ने जीता था और एक एनसीपी ने जीता था, जिसके तारिक अनवर, और एक जेडीयू ने जीता था। तारिक अनवर इस बार भी कटिहार से लड़ रहे हैं और उनके टिकट को लेकर में बहुत संशय की स्थिति थी कि कांग्रेस उसका टिकट बचा पाएगी। 3 लोग जी, पहला तारिक अनवर जी, दूसरा कन्हैया कुमार, तो कन्हैया को तो मिला नहीं बेगूसराय से टिकट, ठीक, वो पूर्वी दिल्ली से आके चुनाव लड़ रहे हैं, और निखिल कुमार की भी बात हो रही थी। तो बाकी किसी ने वो लेकिन अपना टिकट किसी तरह हासिल कर पाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके लिए भी सिचुएशन वहाँ पे बहुत आसान है नहीं कटिहार। अच्छा सर, हम लोग जब बात कर रहे हैं सीमांचल की बात, क्योंकि आपने पूर्णिया जैसी महत्वपूर्ण सीट की बात की, जब हम सीमांचल की बात करते हैं तो सबसे पहले सीट आती है किशनगंज की सीट आती है। किशनगंज की जो मुसलमानों का जो आबादी है वो करीब 67 से 68% है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि चूंकि आप उस क्षेत्र के हैं, आप उस क्षेत्र को आपने देखा है, समझा है, बहुत अच्छी तरह जाना है, किशनगंज में बीजेपी क्यों नहीं सफल हो पा रही है, वजह क्या है? नहीं, ये जमाने की बात आप कह सकते हैं। जैसे जैसे क्या कि जहाँ कहीं भी देखो वहाँ पे अब क्या है, पिछले आप 10 साल के चुनावों को देखिए, वहाँ पर बीजेपी प्लस आरजेडी या जेडीयू यही 3 पार्टी मुख्य तौर पे थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों कुछ चुनाव को आप देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ओबीसी की एंट्री हो गई। आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए, ओबीसी को बिहार में भी सफलता मिली, कहाँ पे, उसी इलाके में, यानी कि अब वहाँ पे मुस्लिम वोट कटेंगे। और यही वजह है कि ओबीसी की टीम को बार-बार कहते हैं कि बीजेपी जोड़ना चाहूंगा मैं कि जो ओबीसी की टीम को विधानसभा में जो 2020 में सफलता मिली थी, उसमें किशनगंज से 4 सीट और 1 अररिया से थी। इसने कहा ना कि ये सफलता वहां पर मिली है। ओबीसी की सफलता का जो है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसलिए अच्छी खबर है, ओबीसी सफल किसकी कीमत पे हो रहा है, आरजेडी और कांग्रेस की कीमत पे, उनके वोट। तो इसलिए मौजूदा जो भी एआईएम के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहले आरजेडी में थे, तो वो भी आरजेडी में। अब देखिए वोट, देखिए आपको देखना पड़ेगा, अररिया के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एआईएम जो है वो दस्तक दे चुका है, पूर्णिया में 4, किशनगंज में 4 दे चुका है, यानी किशनगंज से वो जीता भी था, उसका सांसद जीता भी था। सवाल ये उठता है कि आखिर पूर्णिया को लेकर जो राजनीति फैलाई जा रही है बिहार में, जो पूर्णिया को सेंट्रिक किया जा रहा है, पप्पू यादव सर, आपको चीज़ और मैं बताऊँ सर, पप्पू यादव सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उनके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं, लिहाजा यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि चूंकि वहाँ आप देख रहे हैं गाँव में हर किसी घर के पास घर में मोबाइल है, यह संदेश बहुत पुख्ता रूप से दिया जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि वोटर में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मुझे लगता है पप्पू यादव वहाँ बहुत सशक्त उम्मीदवार है, इसीलिए तेजस्वी को ये बयान देना पड़ा। इस बयान का मतलब है, देखिए पप्पू यादव का क्या है, पप्पू यादव को अगर आप पिछले 4-5 सालों का देखिए, जब कोरोना हुआ उस टाइम पे हर कोई घर के अंदर
रहने की कोशिश कर रहे थे और पप्पू यादव लोगों की मदद के लिए लगातार बाहर आए। बिहार में बाढ़ की स्थिति आपने देखा होगा, ट्रैक्टर पे चढ़ के किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचे। अच्छा सर, एक अपडेट और मैं करूंगा, रोकना चाहूंगा आपको कि जब कोरोना की बात आपने कह दी, उसी समय की बात है कि इन्होंने राजीव प्रताप रूडी को भी एक्सपोज किया था कि उनके घर में लगातार एम्बुलेंस बंद पड़े हुए थे, उसको भी एक्सपोज किया। नहीं, मैं पप्पू यादव ने पार्टी से अलग इतर इंडिविजुअल बेसिस पर उन्होंने लोगों के लिए वहां पर बहुत काम किया, जनता के बीच में यह है कि मददगार आदमी है, ये छवि है। अब क्या है कि जो आप बीमा भारती की बात हो रही है, वो भी 5 बार की शायद विधायक रह चुके हैं रुपौली सीट से, वो भी उसी पूर्णिया जिले में ही आता है। अब क्या है कि उसके लिए वो अब तक जो थी वो जेडीयू की उम्मीदवार थी, जेडीयू की विधायक थी, अभी वो थोड़ी देर पहले जेडीयू से आरजेडी में आई है। तो पूर्णिया सीमांचल और बिहार में मिथिलांचल वाले इलाके में जाके देखिए, बहुत सारी चीजें इमोशन पे चलती है, भावनाओं पे चलती है। आपको लगेगा कि यार ये आदमी जो है लगातार इसने मेरे लिए काम किया और इसके साथ छल हो गया, ये भी फीलिंग हो सकती है कि ये तो बताओ अपनी जन अधिकार पार्टी चला रहा था, इसके जन अधिकार पार्टी तो ठीक ही थी, कांग्रेस ने इसको बुलाया कि आ जाओ, बातचीत होगी, फिर इसके साथ धोखा कर दिया। अगर ये वाली सेंटिमेंट जनता के बीच में जाता है कि मेरे बेटे को, पूर्णिया के लाल को इस तरह से किया जा रहा है, तो 26 तारीख को हो सकता है वोट का स्विंग कुछ और हो। और वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि पप्पू यादव 3 बार उसी सीट से निर्दलीय जीत चुके हैं। लेकिन सर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित की जा रही है, पिछले बार भी की गई थी, बहुत मजबूत दावेदार। देखो संतोष कुशवाहा की तुम बात कर रहे हो, तो संतोष कुशवाहा के साथ खासियत ये है तो बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार है वो, और मोदी को देखिए, मोदी जी जो शुरुआत के 2 बार बिहार गए, पहली बार वो जमुई में प्रचार करके आए, जमुई उनका अपना कैंडिडेट नहीं, एलजेपी का कैंडिडेट अरुण भारती, बिल्कुल ठीक है, रामविलास के दामाद। दूसरी बार जब वो पहुंचे वहां प्रचार करने के, तो फिर कहाँ गए, पहले गए वो गया किसके लिए, हम जीतन राम मांझी। अगली सीट कौन, पूर्णिया, वहां पर कौन, तो जेडीयू। यानी अपने से ज्यादा उन्हें लगता है कि ऐसी सीटें जहां पर कि मेरे सहयोगी दल को भी अगर कहीं से भी फंसता हुआ नजर आ रहा है तो वहां जाना है, वहां के लोगों को मोदी के नाम पे, कि उसको नहीं मोदी के नाम पे। क्योंकि इस बार आप नेताओं के बीच में जाइए और बात करिए, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जब वो लोगों के बीच में जाता है या भीड़ से भाषण लगाता है, वो ये नहीं कहता कि इस बार मुझे जीतना है। इस बार का एजेंडा सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से मोदी पीएम बनाना है, वोट इसलिए मोदी के नाम पे दी। मुझे याद है सर धामी जी ने आपके इंटरव्यू में कहा था कि मोदी के नाम पे मोदी जी को जिताना। हर नेता यही कह रहा है कि इस बार का चुनाव इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो दलगत चीजें पीछे रह जाएगी और नेशनल मुद्दा ऊपर खींच के। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करना चाहिए। आप देखिए पिछले 1 साल से अमित शाह लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। हमलावर रहते थे वो जब जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं था, अब जेडीयू का फिर गठबंधन हो गया। अभी जो उन्होंने 2 दिन पहले जो जाके वहाँ रैली की, उन्होंने वोट पोलराइज नहीं किया, उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने फिर मोदी जी की बात की। यानी इसके यह क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी उस पूर्व सीमांचल क्षेत्र में, क्या संदेश देना चाहती है भाई? कि बीजेपी की पूरी कोशिश अगर इस बार आप देखेंगे ना, भाषण में जो हो, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को उठा के देख लीजिए, मुस्लिम बहुल है, बहुत सारे इलाकों में मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, वहां पर भी उसी हिसाब से सीट। वो कहने के लिए जा रहे हैं चेहरा मोदी का, काम मोदी का, विकास देश का, इस पे वोट दो, मैं इसके आगे कोई बात नहीं करता। लेकिन सर आज पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं में कमान संभाल ली है। वो लगातार कांग्रेस पे इस बात के लिए हमला हो रहे हैं। उस पे अपन दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। मोदी जी पिछले 24 घंटे 48 घंटे में क्या, अभी बात पूर्णिया की हो रही थी। इसका असर पूर्णिया में क्या सर, इसका असर पूर्णिया पे पड़ेगा? मैं ये पूर्णिया का मुद्दा जो बिल्कुल लोकलाइज मुद्दा है, वहाँ पे मुद्दा पप्पू यादव को के साथ मतलब धोखा, या पप्पू यादव इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, वो आरजेडी के साथ है या नहीं है, उस पर है। उसका पप्पू यादव का तेजस्वी के इस स्टेटमेंट से कि एनडीए को दे देना लेकिन इनको मत देना, क्या ऐसा लगता है कि कोई नेता, आप मान के चलिए, जब आप ये कहने के लिए जाते हैं कि उसको वोट मत देना, और वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, तो लोग लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, अब कुछ गड़बड़ है, ऐसे क्यों कह रहा है? यानी अभी एक वोट पोलराइजेशन का एक तरीका हो सकता है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, सोची समझी रणनीति हो सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान अगर अभी पप्पू यादव के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के इलाकों में हमदर्दी ना उल्टे हो जाए, यार बताओ इतनी मेहनत से इसने काम किया, इसके साथ जो है धोखेबाजी हो रही है। तीसरा बेटा जीता तो दूसरे, अगर वो यादव कहते हैं कि पूर्णिया के लोग मुझे बेटा मानते हैं, अगर वो, मैं बता रहा हूँ, अगर पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से होते और तब जाकर ये कहते कि या तो इसको वोट देना या उसको वोट देना, तो वो जस्टिफाइड था। लेकिन आप एक सहयोगी के तौर पे, आपके दल में, आपके साथ गठबंधन में है कांग्रेस,
उसका वो उम्मीदवार उसमें शामिल होने के बाद पीछे क्या खिचड़ी पकी वो उन्हें मालूम। अच्छा मिहिर सर, एक बात मुझे बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ सीन होता होगा जब बीमा भारती भी वहाँ प्रचार के लिए पहुंचते होंगे, पप्पू यादव भी पहुंचते होंगे, गठबंधन दोनों पार्टी की है, कैसे ये मुद्दे रखते थे, कैसे सामना करते पप्पू यादव अपने लिए वोट मांगे। आप पूर्णिया के, मेरे कई लोगों से बात हुई, आप पूर्णिया से पता करिए, वो कहते कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके दुख सुख में साथी हूँ, हमेशा आपके साथ रहा, कोई आज वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो हमेशा से आपके घर द्वार दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। तो आप बेटा को नहीं भेजोगे तो किसको भेजोगे? देखिए सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही सीट पे गठबंधन पार्टी के 2 उम्मीदवार, अब बीमा भारती वहाँ वोट मांगने जा रहे होंगे, पप्पू यादव भी जा रहे होंगे। अब देखिए वही बात कर रहे, वही कंफ्यूजन में कह रहे थे बार-बार, कंफ्यूजन पप्पू यादव बार-बार अपने लिए जाके वो किसी मतलब जैसे बाकी सारे कैंडिडेट जाएंगे, ये कहेंगे लालू जी को करना है, इंडी गठबंधन को मजबूत करना है। पप्पू यादव इंडी गठबंधन नहीं, पप्पू यादव को ये कि क्षेत्र का विकास, आपके दुख सुख का साथी मैं हूँ, आपका बेटा मैं हूँ, आप मुझे मजबूत करेंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारे जो उनकी पत्नी भी कांग्रेस में है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है इस वक्त में, और उस इलाके में चाहे मधेपुरा हो, सुपौल हो, हर जगह ऐसा रहे कि पप्पू यादव कभी न कभी किसी तरह राजनीतिक तौर पर लगातार जुड़े रहे और जनता में उनकी एक अपील है। और ये जो सीमांचल का मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा पूर्णिया के चुनाव? पूर्णिया को सीमांचल से उतरा जाते, पूर्णिया का मुद्दा सिर्फ पप्पू यादव के साथ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुद्दा बस उतना। एक बड़ा सवाल हो गया। तो चलिए, ये हमारी छोटी सी चर्चा थी। इसी तरह हम पॉलिटिकल मुद्दों पर कुछ बात करते रहेंगे और आपके पास आते रहेंगे, और आप लेकिन देखते रहिए इंडिया डेली लाइव, और हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आप हमारे टीवी चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, DTH के सभी प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध हैं। आप फ्री डिश अगर है तो 59 नंबर पे आप खोलिए, आप इंडिया डेली लाइव दिखाई देगा। ट्विटर पे आप हमें देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन देखिए हमें, क्योंकि हम बिना लाग लपेट के, बिना किसी बायस की खबरें आप तक पहुंचाते हैं।